हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे एडवांस में, मेंस में और नीट में तीनों में क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 99% है। ठीक है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, थ्योरी भी आपको बताऊंगा जो जो जरूरत है, और साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो डर है या जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक मेटल लेते हैं उस पे ना, और वो मेटल नॉर्मल नहीं रहता है। वो एक ऐसा मेटल होता है जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है उस पे आएंगे। तो आप पहले इमेजिन करो कि एक मेटल लिए, इस पे से लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, और लाइट इंसिडेंट होता है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो ये छोटा सा जो इफेक्ट हुआ कि लाइट की किरणें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसी को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि लाइट के अंदर कौन सा पार्टिकल्स होता है, फोटोन्स, वो उसी से नाम आया फोटो। और इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दिस, ये सिंपल पे ना क्या क्या फॉर्मूलाज आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट आखिर आइंस्टीन ने किया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लिख लो कि व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी incident on a photoelectric metal, then electrons come out from the surface. This effect is known as photoelectric effect. अब उसके लिए देखो, लाइट का एक बेसिक अपने को ना ये पढ़ना है कि लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो होता है फोटॉन्स। ये जो छोटा छोटा ये पार्टिकल्स होता है ना, तो यहाँ से ये, यही तो आइंस्टीन प्रूफ किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव तो अपने को डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब में दिख गया था यंग्स डबल स्लिट में, लेकिन लाइट के पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था पार्टिकल नेचर। तो ये जो पार्टिकल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। दिस इज नोन एज फोटॉन्स। अब अगर लाइट का वेवलेंथ अगर लैम्डा है, ठीक है, ये लाइट जो है वो वेवलेंथ अगर लैम्डा है, तो एक एक फोटोन का जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स, ये ना पूरा एनर्जी में नहीं बता रहा हूं, एक फोटोन का जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा h इंटू म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो इसको अगर वेवलेंथ में कन्वर्ट करें तो किसके बराबर आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। तो ये यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। अब एक फॉर्मूला जो हम लोग को, मतलब इसमें हम लोग हर बार यूज करेंगे, वो क्या होता है ना कि लैम्डा अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ये सबका एच का वैल्यू, सी का वैल्यू बार बार कौन पुट करेगा, इससे हम लोग पुट करके फॉर्मूला निकालते हैं। तो ई का एक फॉर्मूला आता है कि ई आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो यहाँ पे ये होता है 12400, और बाई लैम्डा को हम लोग पुट करते हैं इन एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, वो एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो या तो आप ये यूज कर लो, या तो अगर वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे एक जीरो कम कर दो, तो नैनोमीटर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, और ये दोनों फॉर्मूला में जो एनर्जी निकल के आएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो एक फोटोन का एनर्जी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला, अब मान लो इधर से लाइट आया, अब इससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है, ये भी ध्यान रखना, वन ऑन वन प्रोसेस होता है। अब यार जब ये बाहर आएगा ना, तो ये मेटल को ना, इसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, या तो आप ऐसा बोल लो कि इसको बाहर आने के लिए इसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, फाई से दिखाते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, और वो एनर्जी कौन दे रहा है, वो फोटोन्स उसको दे रहा है। ठीक है, तो यहां से एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है इस फाई को ना, ये भी तो एक एनर्जी है, तो इसको हम लोग h इंटू म्यू नॉट के बराबर कर देते हैं। तो ये म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, या तो इसको बराबर कर दो एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो म्यू नॉट है। तो वर्क फंक्शन को जब h इंटू म्यू करोगे तो वहां से थ्रेशोल्ड निकलेगा, और यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इससे भी खूब क्वेश्चन आता है। अब बस देख लो करना क्या है, फाई के जगह अगर आप एच सी बाई लैम्डा नॉट रख रहे हो, तो दैट लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और h इंटू म्यू रख रहे हो तो दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो, एक टर्म आएगा इसमें खूब यूज होता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ना कि भीड़ बढ़ाना,
मतलब कि आप उसके नंबर्स को बढ़ा रहे हो। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझना कि इंटेंसिटी ना आपको ऐसे समझना है कि दैट यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। इंटेंसिटी मतलब यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। तो अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो इसका क्या मतलब है कि वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर लाइट का हम इंटेंसिटी बढ़ाए मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब कि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया, और अगर मैं इंटेंसिटी घटाया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को घटाया। सिंपल सा ये मतलब समझना है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि उस फोटॉन्स को मैं और ताकतवर कर दिया। क्योंकि अगर मैं म्यू बढ़ा रहा हूं तो ये एनर्जी बढ़ रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी तो यहीं पे है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि ताकत उसका बढ़ाना मतलब एनर्जी बढ़ाना। तो फ्रीक्वेंसी पता है किससे रिलेटेड है? क्वालिटी। मतलब मैं उस फोटॉन्स का क्वालिटी को और इंप्रूव कर दे रहा हूँ, उसको और ताकतवर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोलूंगा कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाया इसका मतलब मैं क्या किया हूं? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दिया, मतलब मैं फोटॉन्स को और ज्यादा एनर्जी देके भेजा हूं। तो अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब जितना फोटॉन्स था, जितना उनके पास एनर्जी था उतना ही है, बट नंबर बढ़ गया। जहां पे 10 फोटॉन जा रहा था वहां पे अभी 1000 जाने लगा। तो आप अगर कभी भी नंबर बढ़ा रहे हो, कीपिंग देयर एनर्जी सेम, एनर्जी को सेम रख के अगर नंबर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। और नंबर को सेम रख के अगर एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। देखो ये अपने पास वो फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है जिसपे लाइट इंसिडेंट होने वाला है। तो अपना लाइट जो होगा वो इस तरफ से इंसिडेंट होगा। ये अपना वही इंसिडेंट लाइट हुआ। अब ये इंसिडेंट लाइट क्या करेगा? ये फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है, तो ये मान लो लैम्डा का लाइट इंसिडेंट हुआ, तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर होगा। इलेक्ट्रॉन्स आया बाहर। अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जैसे ये बाहर आया ना, तो देखो हम लोग ना पहले से एक बैटरी कनेक्ट करके रखे हैं। अब यहाँ पे एक मस्त स्टोरी मैं बताऊंगा, अगर वो स्टोरी क्लियर हुआ तो आगे का आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ्स बनता है, जो क्वेश्चंस आता है, वो सारा चीज यहाँ पे क्लियर होगा। देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे कुछ बैटरी और ये स्विच को क्लोज करके रखे थे। ठीक है, रियोस्टेट है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के काम आता है। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकला। अब 100 में क्या होगा ना कि सब ऐसा सीधा तो निकलेगा नहीं कि ऐसा लाइट आया तो सीधा, सब ऐसा छितर गया, स्कैटर्ड कर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ सीधा गया। तो क्या मैं कर रहा हूं कि मैं ना इस पोटेंशियल, देखो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इट मींस इट इज पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये निगेटिव। तो ये दोनों प्लेट्स ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा था। देखो ये प्लस है तो इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो निगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट हुआ। ये अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप ये सोचो कि इधर मैं एक पॉजिटिव प्लेट रखा हूं जो कि उस इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकला, उसमें से 20 ना, मतलब जब मैं इन दोनों पे कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया था, ठीक है, जब ये स्विच ओपन था, तो क्या होगा यार? उस 100 में से, जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 100 में से कुछ ना कुछ तो यहाँ आके टकराएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकला तो यहाँ पे आके हिट करेगा। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे हिट करेगा, तो थोड़ा बहुत करंट तो आ जाएगा। क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, इसका मतलब ये सर्किट अपना कंप्लीट, इधर तो वायर है ही। तो क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट क्या होगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे करंट आई फ्लो करता है जिसको हम लोग फोटो करंट बोलते हैं, या आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना आई हो गया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, 20 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? खुद ब खुद चला गया, कोई पोटेंशियल का जरूरत नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर V जीरो है तो I जीरो नहीं है। अगर आप इस पोटेंशियल को जीरो रख रहे हो तो भी देयर इज सम नॉन जीरो करंट। तो यहाँ पे अपने को ना ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ को हम लोग जरा देखते हैं कि यार ये ग्राफ आखिर कैसा बनेगा। तो दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। तो एक पॉइंट आप बताओ कौन सा अपने को मिला कि जब वोल्टेज जीरो है तो क्या करंट जीरो था? नहीं, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन मैं एज्यूम किया हूं कि जाके डायरेक्ट जाके उस प्लेट से टकरा गया। तो यार V जीरो I नॉन जीरो, तो कहीं यहां से
दिस इज द पॉइंट जहां पे V तो जीरो है बट I इज नॉन जीरो। अब देखते हैं, अब आप इसका पोटेंशियल बढ़ाओ, ये जो है ना इसका पोटेंशियल आप बढ़ाओ, तो जहां पे 20 आ रहा था तो वहां पे आप क्या अट्रैक्ट करके, जो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन था जो इधर से जाके इधर टकरा जा रहा था, अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आप इसको पोटेंशियल बढ़ाए हो तो वो इलेक्ट्रॉन जाके इधर हो गया, इधर से जाके इस इधर टकरा के ना इस प्लेट से टकरा गया। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाया जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जाके इधर टकरा रहा था वो अब टकरा के घूम टकराएगा नहीं, सॉरी, वो अब यहाँ पे ना टकरा के घूम के इस प्लेट के पास चला जाएगा। तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जहां पे 20 जा रहा था वहां पे हो सके 30 जाए, 35 जाए। अब आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर रहा था वो सब धीरे धीरे खींच खींच के इसके तरफ आएगा, और ये पोटेंशियल को ना बढ़ाते जाओ। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि यार जो 100 का 100 इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड निकला था वो पूरा का पूरा आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाए। ठीक है, तो 100 का 100 जब इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद आप पोटेंशियल बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार जब निकला ही 100 है और मैं पूरा का पूरा 100 को खींच लिया हूं तो उसके बाद बढ़ाने का क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा करंट का, सोचो तो पोटेंशियल जब बढ़ाएंगे तो आई तो बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर के बाद कांस्टेंट आके क्या होगा, वो मतलब करंट जो होगा उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जाता है कि ये बढ़ा, उसके बाद ये कांस्टेंट आ गया। सो दिस करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। ये एक सैचुरेशन वैल्यू पे यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट। ठीक है, और इसको हम लोग दिखाते हैं आई एस से। अब सोचो कि अगर मैं उल्टा करने लग जाऊं पोटेंशियल, मतलब कि जो मैं यहाँ पॉजिटिव दे रहा हूं ना, इस बैटरी को पलट के यहाँ पे निगेटिव दे दूं, तो निगेटिव देंगे तो अब क्या होगा, जब हम जीरो पोटेंशियल दे रहे थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो 20 इलेक्ट्रॉन तो जा रहा था, जब निगेटिव देंगे तो यार वो 20 जो अपने से जा रहा था उसको मैं रिपेल करने लग गया। अगर मैं इधर निगेटिव रख दूं, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली चार्ज, तो रिपल्सन स्टार्ट होगा। तो मैं जैसे इसको निगेटिव में थोड़ा सा बढ़ाया, हो सके 20 की जगह 18 पहुंचा, 19 पहुंचा, थोड़ा सा करंट घट जाएगा, और बढ़ाते जाऊंगा तो और रिपेल होगा, 20 की जगह 15, फिर और बढ़ाओ 14। तो करते करते एक ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे क्या होगा कि इस प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा, सब गया और वापस घूम के इधर आ गया। तो क्या होगा, अब इसके आगे पीछे का ग्राफ कैसा होगा, क्या V को बढ़ाते जाओ करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते इट विल रीच वैल्यू जीरो को ये रीच कर जाएगा। ये ना कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है इस तरीके का। So this is the graph of I versus V, photo current versus the potential that we have provided। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ यार इस लाइट का इंटेंसिटी अगर बढ़ाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप सोचो यार अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं इसका क्या मतलब, कि मैं फोटोन्स को बढ़ाया, यही तो अभी बताया था। फोटोन्स को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएं, क्योंकि जितना फोटॉन्स टकराएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, लेकिन आप उसका एनर्जी नहीं बढ़ाए हो। आप समझ रहे हो, उसका एनर्जी आप नहीं बढ़ाए, तो क्या होगा कि नंबर तो बढ़ गया, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी एक टर्म मेरे को यहाँ पे बताना है, कि जिस पोटेंशियल पे आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स को रोक पा रहे हो, करंट को जीरो कर पा रहे हो, उसको हम लोग Vs बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे क्या हुआ, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक गया और करंट हो गया जीरो। तो अब हम यहाँ पे जरा एक ग्राफ देखते हैं, मतलब सेम I वर्सेस V ग्राफ अपने को बनाना है, बट क्या कंडीशन है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी उतना ही रहा। तो जिस पोटेंशियल पे उल्टा, जो निगेटिव पोटेंशियल जिस पे एक इलेक्ट्रॉन रुक रहा था या 20 इलेक्ट्रॉन रुक रहा था, उस पे 40 रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स तो सेम है ना। जैसे आप ये सोचो कि आप एक कपड़ा को भिगा के सूखने के लिए डाल दिए, वो 1 घंटे में सूखा। अब आप सेम जितना पानी उसमें था, जितना भिगोए आप पहले वाले को, तो वैसा आप 1000 को भिगा के एक साथ रख दो तो सब 1 घंटे में सूखेगा। ये क्लियर हो रहा है। कब टाइम सूखने का अलग होगा, जब हम एक को ज्यादा मतलब भिगा दे और एक को कम भिगाए, तब हो सके जल्दी, लेकिन सबको सेम भिगा के अगर हम नंबर बढ़ा दे कपड़े का तो सब तो 1 घंटे में ही सूखेगा। तो अगर मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो बढ़ाया ही नहीं, तो सब का सब तो उसी पे रुकेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का
नंबर बढ़ा दिया, एनर्जी तो नहीं बढ़ाया, नंबर बढ़ाया, तो नंबर बढ़ाया तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। मतलब जो सैचुरेशन के टाइम जो 100 इलेक्ट्रॉन को खींचा था ना, वो हो सके 500 को खींचे, क्योंकि 500 निकलेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है कि यार इसका ना वीएस यही रहेगा, अगर आप एक को रोक पाए तो सब रुकेगा, ठीक है, वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले में। लेकिन इसका जो ग्राफ होगा, एक मान लो ऐसा और एक मान लो ऐसा, तो ज्यादा करंट किसमें है, ऊपर वाले में। इसका मतलब इसमें ज्यादा फोटॉन्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर मैं I1 बोलूं, I2 इसको बोलूं, तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिखूंगा कि I1 इज ग्रेटर देन I2। लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, तो जहां पे एक इलेक्ट्रॉन रुकेगा वहां पे सारा का सारा रुक जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ। अब आते हैं कि अगर इंटेंसिटी सेम हो, इंटेंसिटी सेम मतलब नंबर सेम है, मतलब 100 ही इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन यार फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ना बहुत तेज आया, फोटोन जैसे तेज आया तो इलेक्ट्रॉन भी तेज निकलेगा, बट नंबर 100 है। क्या होगा, पहले भी हम 100 को खींच रहे थे, अब तेज निकला तो भी हम 100 को खींचेंगे, तो सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा, मतलब ये एक ही लाइन पे रहेगा। लेकिन जिस जगह पे मैं उस इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा था जिस पोटेंशियल पे, अब वो इलेक्ट्रॉन तेज आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमको और पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा। पहले जैसे मान लो 20 जूल पे था, अभी आ रहा था और रुक जा रहा था, अब वो मान लो 40 जूल को लेके आया, तो उसी पोटेंशियल पे जाके टकरा जाएगा, तो हमको पोटेंशियल को और कम करना पड़ेगा निगेटिव तरफ। तो ये कैसा बनेगा, तो ये जो बनता है ये कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसा, और फिर यहाँ पे ये ऐसा। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखो, दोनों का सैचुरेशन सेम है, मतलब दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स I1 इक्वल्स टू I2 लिख दिए। अब मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो सोचो कि किसको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल का जरूरत पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे VS1 लिख दूं, VS2 लिख दूं, तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है VS1 इज ग्रेटर देन VS2। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1 जो है वो 2 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 जो है वो 2 से ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ क्लियर हो गया। ये दो क्वेश्चन भी है, मतलब टॉप 10 क्वेश्चन में ये दोनों अपना आया है। और थर्ड आपके पास ये रहा, इसमें आपको जो जो इक्वेशन लिख सकते हो वो लिखना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं जरा। देखो, I1 F1 I2 F2 I3 F3, तो यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूं तो मेरे को ये दोनों का सैचुरेशन सेम दिख रहा है। सैचुरेशन सेम दिख रहा है मतलब इन दोनों का इंटेंसिटी बराबर होगा, तो I2 इक्वल्स टू I3। और इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम दिख रहा है, मतलब F1 इज इक्वल्स टू F2। तो क्या क्या आया, पहला जो आ जाएगा, मतलब आप ऐसा सोच लो कि फर्स्ट जो है वो I2 और I3, मतलब जो सेम सैचुरेशन करंट हुआ तो इंटेंसिटी बराबर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा। और F1 F2 F3 ये दोनों बराबर तो है, बट F3 से ज्यादा भी है, मतलब F2 भी F3 से ज्यादा और F1 भी F3 से ज्यादा है, क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। इंटेंसिटी का बात करें तो सबसे ऊपर अपना I1 है, तो I1 जो है I2 से भी बड़ा है, I1 जो है I3 से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ का बात हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशंस था वो क्या क्या था। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि ये जैसे इनका जो मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ था वो क्या हुआ था, इधर से फोटॉन्स आया और यहाँ वर्क फंक्शन फाई है। अब ये मान लो ई इंसिडेंट लेके आया, तो ई इंसिडेंट जो होगा वो कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो वर्क फंक्शन फाई में, ठीक है, और प्लस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसका क्या हुआ है, उसको कितना एनर्जी मिला, ई इंसिडेंट। अब उसका दो काम कर रहा है, कुछ पार्ट तो वो मेटल को दिया एज अ वर्क फंक्शन, तो उसका एनर्जी उतना खत्म हो गया, तो बचा कितना, वही तो काइनेटिक एनर्जी बन रहा है ना। तो ई इंसिडेंट जो है 5 प्लस उसका काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे मैक्सिमम लिखते हैं कि इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है। तो ई इंसिडेंट इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स, मतलब मेरे को अगर कोई 100 जूल दिया है और अगर मैं 40 जूल इस मेटल को दे दिया तो 60 से मैं आगे निकलूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास है। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें जो हो सकता है कि इसको मैं हो सके H इंटू म्यू लिख दूं, म्यू इंसिडेंट, और इसको मैं H इंटू म्यू नॉट लिख दूं, दैट इज थ्रेशोल्ड, और ये के मैक्स हो जाए। बस अलग अलग फॉर्म में हमको बदलना है। हो सके इसको मैं एच सी बाई लैमडा लिख दूं, लैमडा, और ये हो जाए एच सी बाई लैमडा नॉट, और के मैक्स को मैं के मैक्स रहने दूं। हो सके नेक्स्ट वाले में मैं के मैक्स को
हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से इसको मैं हो सके हाफ एम वी स्क्वायर लिख दूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए। और एक और चीज अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात किया हूँ ना, ये वी एस वाला, इससे भी पहले जो वी एस का मैं बात किया हूँ जहां पे ये रुक रहा है, ये पता है डिपेंड करेगा जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो K इज इक्वल्स टू के मैक्स जो अपना है ना, दैट इज इक्वल्स टू E इंटू वी एस। ये आता है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से कि चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो उसके काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जो रिवर्स पोटेंशियल लगेगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं, वी एस इक्वल्स टू के मैक्स बाई ई से। तो एक अपने पास ये भी है के मैक्स का, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो आप ये भी यूज कर सकते हो, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, और प्लस ये काइनेटिक एनर्जी है तो इसको आप ई वी एस भी लिख सकते हो। यहां से ये वी एस क्या है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो 3 क्वेश्चन तो अपना हो गया। चलो फोर्थ पे आते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंसिडेंट एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो क्या आप ये सॉल्व कर लिए, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, ई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स। तो ई इंसिडेंट कितना है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 है 2 प्लस के मैक्स। ठीक है, तो के मैक्स कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे भी सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बस ट्रिक है कि ये लैम्डा दे रखा है। अब मैं आपको पहले ही पता है, अगर लैम्डा पता है तो एनर्जी कैसे निकलेगा, तो उस फॉर्मूला को लगा लो। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है ना, तो पहले ई इंसिडेंट निकालते हैं। ई इंसिडेंट क्या हो जाएगा 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा यहाँ पे कितना है 3100, तो 3100, तो ई इंसिडेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करो, ये 4 गुना है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इंसिडेंट एनर्जी 4 है, वर्क फंक्शन है 1.5, तो के मैक्स कैसे निकलेगा यार, फॉर्मूला लगा लो, इसमें कुछ भी नहीं है कि 4 इज इक्वल्स टू 5 है 1.5 प्लस के मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे पता है इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, सेम मेटल का मतलब क्या है कि दोनों सेम मटेरियल से अगर बना हुआ है तो इसका वर्क फंक्शन आपको सेम लेना है। क्वेश्चन क्या है कि जब 1550 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था वो 7 था। तो अगर उसी मेटल पे लैम्डा को जस्ट डबल कर दिया, मतलब 3100 एंगस्ट्रॉम कर दिए, तो उस टाइम पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। प्लीज कमेंट में इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और मेंस दोनों के लिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कि यार अगर हम फ्रीक्वेंसी को म्यू इंसिडेंट करा रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी अपना के नॉट निकला, ठीक है, सेम जो पिछला क्वेश्चन है ना, अगर जिसको 6 नहीं बना वो ना 7th पहले सोल्यूशन देख लेना फिर जाके 6 ट्राई करना। ठीक है, तो दो, अगर आपका 6 पहले ही बन गया बहुत अच्छी बात, नहीं बना इसको सोल्यूशन देखना, 7 के बाद 8 पे मत जाना, फिर दोबारा 6 को सॉल्व करके कमेंट करना। ठीक है, तो इस पे आते हैं। इसका वर्क फंक्शन को मैं 5 एज्यूम कर लेता हूँ, तो 5 अगर एज्यूम कर लूंगा तो इसके लिए जो इंसिडेंट एनर्जी है पहले वाले के लिए वो क्या हो जाएगा h इंटू म्यू, फ्रीक्वेंसी म्यू है, दूसरे में हम 2 म्यू किए तो पहले वाले के तो h म्यू है, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन कितना है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी है k नॉट। क्वेश्चन आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि म्यू जब इंसिडेंट कराएं तो काइनेटिक एनर्जी k नॉट है, तो जब 2 म्यू इंसिडेंट कराएंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना वो क्या होगा, 2 के नॉट से ज्यादा होगा, कम होगा, या 2 के नॉट के बराबर होगा। मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, डबल से कम होगा, या एग्जैक्ट डबल होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैं एनर्जी को डबल कर दिया हूँ, फ्रीक्वेंसी को डबल किया मतलब एनर्जी को डबल। ठीक है, तो क्या पहला इक्वेशन ये होगा, ठीक है, ये होगा, तो यहां से ना अभी इसको रहने देते हैं, दूसरा इक्वेशन पे आते हैं, h इंटू म्यू, म्यू की जगह क्या है ये 2 म्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन तो सेम 5 प्लस इसके काइनेटिक एनर्जी को k मान लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो यहां से 5 का वैल्यू निकालो। नहीं नहीं नहीं, आप पता है क्या करो, यहां से h म्यू का वैल्यू कितना है
के नॉट प्लस फाइव यहाँ पे एच म्यू की जगह रख दो, 2 एच म्यू है ना, तो एच म्यू की जगह रख दो 5 प्लस के नॉट, बस एक स्टेप करना था। देखो मैं क्या किया हूँ, यहाँ से एच म्यू कितना है, के नॉट प्लस फाइव, यहाँ पे रख दो तो 2 बाहर आ जाएगा, तो फाइन के नॉट प्लस फाइव। अब इसको सॉल्व करो तो 2 5 प्लस 2 के नॉट इक्वल टू 5 प्लस के, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक 5 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के नॉट प्लस 5। एक सिंपल सा सल्यूशन। तो यार 2 के नॉट तो है ही, उसमें कुछ और जोड़ रहे हैं तब फाइनल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 के नॉट से तो ज्यादा है, तो फाइनल विल बी ग्रेटर देन 2 के नॉट। ठीक है, और पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार वर्क फंक्शन आप एक ही बार दे रहे हो। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है तो यहाँ पे 2 दिए और यहाँ पे भी 2 दिए, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि आप इसको डबल कर रहे हो तो वर्क फंक्शन भी डबल हो रहा है, तो एक वर्क फंक्शन का एनर्जी एक्स्ट्रा बच जा रहा है, जो कि यहाँ पे ये 5 है। वर्क फंक्शन आप एक ही बार दे रहे हो, एनर्जी डबल हो गया, तो एक वर्क फंक्शन बच जाएगा। इसको आप सोचना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगा। अब जिससे 6 नहीं बना था वो जाके 6 क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो 8th है, देखो लैम्डा आपको गिवन है, 5 गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। अब ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन मैं क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल का अलग से करवाया कि फॉर्मूला कई बार एग्जाम में याद नहीं आता है, तो आपको करना क्या याद है, के मैक्स को ई इंटू वी एस लिखना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ कि पहले ई इंसिडेंट निकालता हूँ। तो ये नैनोमीटर में गिवन है, नैनोमीटर में मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 12400 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1240 बाई 310, तो ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब फाई कितने का है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, के मैक्स के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, इंसिडेंट है 4 माइनस फाई 2.8, तो ये आ जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई होप ये बहुत लोग का आया होगा। अब आप इस के मैक्स को बराबर कर दो ई इंटू वी एस से, तो E और E कट जाएगा तो VS आ जाएगा यहाँ से 1.2 वोल्ट। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ रहा है, इसको रोकने के लिए, मतलब इसका ग्राफ अगर उसमें मैं ड्रॉ करूं तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज 1.2, वो भी निगेटिव तरफ का, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं इन दो क्वेश्चंस के तरफ, और ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड है, पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ग्राफ्स जो था, यार देखो इंपॉर्टेंट तो सभी है, क्योंकि मैं सिलेक्टिव ऐसा कर रहा हूँ जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अलग अलग रहे। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस इज डबल्ड व्हेन द वेवलेंथ इज चेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 310 नैनोमीटर, फाइंड वर्क फंक्शन। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 6th, क्योंकि ना सेम टाइप का है, देखो ना काइनेटिक एनर्जी डबल दे दिया, तो एक में के मानो दूसरे में 2k मान लेना। सेम मेटल है 5 और 5, वेवलेंथ बदल रहा है तो वर्क फंक्शन निकालने बोला है। प्लीज इसको ट्राई करो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे बस ऐसा, ये हो गया, ये हो गया। आपको क्या क्या करना है मैं बस वो बता दे रहा हूँ, आप आंसर इसका जरूर कमेंट में बताना है यार, और प्लीज कमेंट किया करो, उससे मेरे को और मोटिवेशन आएगा, तो मैं और नया नया सीरीज लेके आ पाऊंगा। वन शॉट हो गया या बोर्ड के लिए कुछ हो गया। ये फोटोन्स आया, अब इसमें एक में वेवलेंथ आपको लेना है 400, और यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी इसको के ले लो, और ये तो 5 है ही, और इसमें लैम्डा जो है वो 310 नैनोमीटर, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी को 2k ले लो, और ये 5। बस इन दोनों को सॉल्व करके 5 निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इसका ई इंसिडेंट निकाल लेना, 1240 बाई 400, 1240 बाई 310, उसके बाद सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। ये इस पूरे 10 में से बेस्ट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो नीट के स्टूडेंट भी इसको समझे, वैसे ये जेई मेंस में आया हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या देगा कि एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल है जिसका मतलब ये लाइट का इंटेंसिटी दिया हुआ है, ये जो लाइट गिर रहा है ना उसका इंटेंसिटी ये दिया हुआ है, वेवलेंथ ये दिया हुआ है, और वर्क फंक्शन तो इसका दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जिस एरिया पे, जितने एरिया पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब दिया हुआ है कि इफ 10 पावर 3 फोटोन्स, मतलब 1000 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पा रहा है, 1000 मिलके एक को निकाला, देन
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 सेकेंड इज 10 टू द पावर x। एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ है वो है 10 टू द पावर x का, तो x का वैल्यू क्या होगा? कुछ कुछ समझ आया? देखो क्या करते हैं, आपको ना यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। देखो इंटेंसिटी का आप यूनिट देखो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो एनर्जी गिर रहा है वो इतने वॉट का है, और यहाँ पे एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके पास कितना एनर्जी होगा? तो इंटेंसिटी इंटू एरिया करो तो आता है पावर। अब ये एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो आई होप यार इतना तो पता होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट हो। इंटेंसिटी इंटू एरिया विल बी पावर, तो इंटेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, तो क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट की क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5 वॉट। अब वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एनर्जी इंसिडेंट इन 1 सेकेंड कितने के बराबर है? तो इट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, क्योंकि वॉट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड, तो उसको मैं बस वर्ड्स में लिख लिया कि 1 सेकेंड में जो एनर्जी इंसिडेंट होगा वो ये होगा। अब एक फोटोन का एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 12400 वाला लगा दो, 12400 बाई लैम्डा, देखो गिवन है, सॉरी नैनोमीटर में है ना, तो इसको एक जीरो हटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो 1240 बाई 310, तो ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कट करो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करें? ई से मल्टीप्लाई करके, तो आप इसको ई से मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, ई से मल्टीप्लाई करो तो वोल्ट जूल में आ जाएगा, तो ये आया 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, दैट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा, एक फोटोन के पास इतना एनर्जी है, 1 सेकेंड में इतना एनर्जी गिर रहा है। सोचो, एक फोटोन 2-2 जूल लेके आ रहा है। पहले मेरा सिंपल सा एग्जांपल सोचना कि एक फोटोन आया 2-2 जूल देते गया। ठीक है, एक फोटोन के पास 2 जूल है, 1 सेकेंड में उस सरफेस पे 300 जूल आया है, तो कितना फोटोन गिरा होगा? कैसे निकालेंगे? 300 जूल टोटल आया और एक फोटोन 2-2 लेके आ रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकलेगा? टोटल इंसिडेंट एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो 150 फोटोन आएगा ना, 300/2 करो, तो ये 150 आया कैसे? टोटल बाई एक का एनर्जी। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स निकालू ना, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, तो क्या होगा? ये टोटल एनर्जी है 6.4 इंटू 10 पावर -5 बाई एक फोटोन का एनर्जी है ये 6.4 इंटू 10 पावर -19, तो 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 14 फोटोन्स आ रहा है, 10 पावर 14 फोटोन्स पर सेकेंड। ये यहाँ अभी 10 पावर 14 फोटोन्स 1 सेकेंड में, उस पर 10 पावर 14 फोटोन्स आ रहा है, बहुत ही क्लोज है आंसर के। 10 टू द पावर 3 फोटोन्स कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो उतने में अगर एक है तो इतने में कितना होगा? क्या आप निकाल सकते हो? तो एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इसका सोल्यूशन इधर करता हूँ। ठीक है, कि 10 टू द पावर 3 फोटोन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है, तो एक फोटोन कितने को निकाल पा रहा होगा? 1/10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 10 टू द पावर 14 फोटोन्स अगर आए तो कितना होगा? तो 10 पावर 14 इंटू 1/10 पावर 3, तो यह आ जाएगा 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सब काम 1 सेकेंड का है। अगर 10 पावर 14 फोटोन्स 1 सेकेंड में आया तो 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में निकलेगा, और वही क्वेश्चन था। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 सेकेंड इज 10 पावर x, तो 10 पावर 11 आया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। एक ग्राफ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो कर लो तो यार पूरा कंप्लीट। वो ग्राफ होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्सेस वो कौन सा, हाँ, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस, नहीं यार, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल,
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ है जो कि बोर्ड में पूछता है और ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बीच Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये क्या हुआ है? तो ये मैं आपके ऊपर Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ करना, ये ना कुछ ऐसा करके आता है इस तरीके का, तो इसको भी ट्राई करना। तो मैं आपको इतना पूरा पढ़ा के 3 चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये ग्राफ, ये कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, 90% मेरा गारंटी है, और 10% आपने थोड़ा बहुत अच्छे से कर लिया और क्वेश्चंस कर लिए तब तो 100%। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।